अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स टू स्टार्ट की हुई है और मिशास्की की बुक जो है इसका चैप्टर 11 हमने शुरू किया है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पलीफायर्स के लिए। लास्ट टाइम हमने जेडी राइडर की बुक से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को डिस्कस किया था कैस्केडेड एम्पलीफायर के लिए। वही टॉपिक यहाँ पर जनरल फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशंस के नाम से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको स्टडी करना चाहें तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये कर्व्स यहाँ पर बनाई गई हैं। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे आप देखेंगे कि जो कर्व है गेन डिक्रीज कर रहा है। और जब आपने कपलिंग कैपेसिटर नहीं लगाया तो स्टार्ट में गेन स्मूथ रहता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हमने डिस्कस किया। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो पावर है वो हाफ रह जाती है। मिड बैंड जो है उसकी पावर से हाफ रह जाती है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से इस बुक से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी हमारे पास टॉपिक है 11.5 लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसको वुड प्लॉट भी कहते हैं। एक हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसका नाम वुड प्लॉट है। लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम करना चाहते हैं कैस्केडेड एम्पलीफायर का या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। तो हमें कहता है कि इन द लो फ्रीक्वेंसी रीजन सिंगल स्टेज बीजेटी और एफईटी it is RC combinations formed by the network capacitors CC कपलिंग कैपेसिटर, सीई जो अमीटर के साथ अटैच होता है बाईपास कैपेसिटर, और सीएस जो सोर्स के साथ अटैच होता है। ये तीन कैपेसिटर अटैच होते हैं और इन्हीं का ही हम रोल डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। एंड द नेटवर्क resistive parameters that determine the cut of frequencies, यानी कि कैपेसिटर्स होंगे और रेजिस्टर्स होंगे। तो आरसी नेटवर्क्स होंगे जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिटरमिन करेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का कंसेप्ट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब कहता है कि जितने भी आरसी नेटवर्क्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे जो फिगर नंबर 11.8 में दिखाए गए। 11.8 में आरसी कॉम्बिनेशन एक दिखाया गया that will define a low cut of frequency। इसमें एक रजिस्टर शो किया है और एक कैपेसिटर लगाया हमने, और इनपुट वोल्टेज हम यहाँ अप्लाई करते हैं वी आई, और आउटपुट यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस लेते हैं। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर जो वोल्टेज है आउटपुट वाला वो 0.707 टाइम्स हो जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसको 1/2 स्क्वायर रूट टाइम्स वी नॉट भी आप कहते हैं। कहता वंस द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू ईच कैपेसिटर आर डिटरमिन्ड। जब हम किसी खास कैपेसिटर के लिए हम डिटरमिन कर लेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूरे सिस्टम के लिए जो कम से कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको डिफाइन कर सकें। और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। ये जो ग्राफ बना है यहाँ पे जो एवी मिड और एवी की रेशो ली है, एवी ओवर एवी मिड, तो वो 0.707 रह गई है। इस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दूसरी इधर है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लो पर है और इधर हाई पर। अब कहता है आवर एनालिसिस देयरफॉर विल बिगिन विद आरसी कॉम्बिनेशन। हम बात शुरू करेंगे आरसी कॉम्बिनेशन से। जैसे कि 11.8 में आपको
फिगर नंबर 11.8 में आरसी नेटवर्क दिखाया गया। अब कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी एसी की बहुत हाई हो तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस अगर आप लिखना चाहें 1/2 पाई FC होती है या 1/ओमेगा C होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस निग्लिजिबल होगी। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, 0 ओहम इसकी रिएक्टेंस मिनिमम हो जाएगी, उसका इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जो सर्किट है आरसी नेटवर्क वाला वो ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे कैपेसिटर अटैच ही नहीं हुआ। ये जो फिगर नंबर 11.9 है इसमें ऐसे ही है कि कैपेसिटर अटैच नहीं हुआ, या इसको क्लोज स्विच कह देंगे आप। कैपेसिटर रुकावट बनेगा ही नहीं करंट के लिए। तो जितना यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है उतना ही आउटपुट अपीयर हो जाएगा रजिस्टर के क्रॉस, क्योंकि वोल्टेज ने डिवाइड होना था कैपेसिटर और रजिस्टर में। जब कैपेसिटर में वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा तो सारा वोल्टेज आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखता है कि रिजल्ट ये है कि आउटपुट वोल्टेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इनपुट वोल्टेज एट हाई फ्रीक्वेंसीज। लेकिन अगर आप वेरी लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे 0 हर्ट्ज की बात करें, अगर 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी या डीसी अप्लाई कर दोगे आप कैपेसिटर को, तो फिर तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। XC 1/2 पाई FC होता है, F को 0 लिखोगे तो समथिंग ओवर 0 इनफाइनाइट, उसकी रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और अप्रोक्सीमेशन यही है कि ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा कैपेसिटर। तो इस वजह से आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो 0 हो जाए। अब कहता है कि बिटवीन टू एक्सट्रीम्स द रेशो, जो गेन है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का, और फिगर नंबर 11.11 में उसने शो किया है। गेन बनाया है, वाई एक्सिस के लॉन्ग गेन है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो किया, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारे टॉपिक का नाम है जिसको बूड प्लॉट कहते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी 0 हो तो रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, तो आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, इस वजह से गेन भी 0 होगा। आप एसी की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा, कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होती जाएगी और गेन भी इंक्रीज करेगा, और गेन इंक्रीज करते करते उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। ये जो स्टेबल हो गया, मिड बैंड आ गया है, उसका 0.707 अगर लें आप, अगर आप इसको 1 कहें, इसकी रेशो 1 है मैक्सिमम, तो 0.707 पर आपके पास आती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आउटपुट अगर आप लिखना चाहें और इनपुट वोल्टेज उनका रिलेशन लिखना चाहें तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क आप यूज करेंगे। आप इसको V0 को लिखेंगे RVI/R+X। जारी बात है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इस कैपेसिटर के क्रॉस और इस रजिस्टर के क्रॉस, तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क इसको समझ के हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे जो डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर के लिए होता है। तो ऊपर R लिख लेंगे, नीचे R+X ही लिख लेंगे। ये एक वेक्टर फॉर्म जैसे आप कहते हैं, तो उस फॉर्म में लिखी गई है। VI साथ में आ गया, और ये डिपेंड करेगा आउटपुट वोल्टेज इनके ऊपर। अगर XC 0 होगी तो R से R कैंसिल हो जाएगा, VI और V0 इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज्यादा होगी तो फिर जो आउटपुट है वो कम आएगी। अब अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म इसकी लिखनी है, ये बोल्ड भी इसीलिए किया, मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर हमने इसकी लिखनी है तो वो आ जाएगी RVI और R² + XC² स्क्वायर रूट। चूंकि आपको पता है कि R और XC का एंगल 90 होता है, RC सर्किट है ना, तो RC सर्किट में करंट लीड करता है 90 एंगल पर वोल्टेज को। तो इसलिए R और XC में भी एंगल 90 रहता है, क्योंकि जिस करंट डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में R है। R का R जो है रजिस्टर में आपके पास जो ड्रॉप आता है वो इन फेज होता है वोल्टेज के साथ,
आर और एक्स सी का एंगल 90 होता है, ये आपने इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 16 में सीखा हुआ है। तो इसलिए 90 एंगल है, तो फेजर डायग्राम आप ड्रा करके आप इसके ये निकाल सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड पाइथागोरन थ्योरम से, रिजल्टेंट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब कहता है अगर एक स्पेशल केस देखें जिसमें एक्स सी इक्वल टू आर हो, तो एक्स सी अगर इक्वल टू आर हो तो यानी कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस और रजिस्टर की रेजिस्टेंस वो इक्वल हो जाए, तो फिर आपके पास रिजल्ट किस तरह आएगा। आप आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर है, तो एक्स सी की जगह पे भी आर लिख देंगे, तो यहाँ पे नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो वो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा, उस आर से ऊपर वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट टाइम्स वी आई बचे। ये कुछ शायद गलती हुई है यहाँ पे बुक में, प्रिंटिंग में, आप इसको देख लेंगे। 1/2 स्क्वायर रूट वी आई आएगा। तो गेन अगर लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ गेन, आउटपुट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड, तो इनको डिवाइड कर दो आप। तो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1/2 स्क्वायर रूट आएगा। आउटपुट वोल्टेज की जगह पे 1/2 स्क्वायर रूट वी आई, और इनपुट वोल्टेज की जगह पे वी आई से वी आई कैंसिल हो गया, तो 1/2 स्क्वायर रूट। तो गेन आ गया 0.707, और ये किस कंडीशन पर है, जब एक्स इज इक्वल टू आर हो। और यही तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जहां पर गेन 0.707 होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो याद रखना है आपने, अगर एक्स सी और एक्स आर बराबर होंगे तो आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, और गेन 0.707 होगा वहां पर 70.7%। अब कहता है कि 11.8 जो फिगर है उसी को ही वो कंसीडर कर रहा है। ये स्टार्ट में हमने कल इसको डिस्कस किया है 11.8। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने शो करता हूँ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बल्कि आरसी वाली, ये वाली 11.8। यहाँ पर आप अगर एक्सी लिखो तो 1/2 पाई एफ सी। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए लिखना है तो उसका नाम F1 रख लो, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, इक्वल टू आर। एक्स सी और आर अगर इक्वल हो तो आप इसको आर के इक्वल रख सकते हैं, 1/2 पाई F1 सी को। यहाँ से F1 उधर ले जाओ, आर इधर ले, तो F1 आ जाएगा 1/2 पाई RC स्क्वायर, 1/2 पाई RC। ये 11.20 इक्वेशन बन गई। ये फार्मूला भी आप याद रखें। और लॉग की फॉर्म में अगर हमने लिखना है गेन, तो कल हमने लॉग का कंसेप्ट भी डिस्कस किया था, वो यकीनन आपने उसको तैयार किया होगा। तो गेन अगर आप लिखना चाहते हैं, वोल्टेज गेन लॉग की फॉर्म में GV से लिखते हैं 20 log AV। तो AV कितना, 1/2 स्क्वायर रूट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पार इसकी 1/2 बनेगी, ऊपर ले जाएंगे -1/2 बनेगी, फिर उसको नीचे ले आएंगे, लॉग को सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा आंसर, -3 डेसिबल। वाइल AV जो है वो V0/Vi इक्वल टू 1, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो V0 और Vi जब इक्वल हो तो फिर जो गेन है लॉग की फॉर्म में वो 20 log 1, और log 1 0 होता है, तो 0 डेसिबल। इसका मतलब है गेन जो मैक्सिमम है लॉग में वो 0 डेसिबल है, और जो 0.707 पर है जहाँ XC और R इक्वल होते हैं वो ड्रॉप हो जाएगा गेन, तो -3 डेसिबल तक बचेगा सिर्फ। 11.6 फिगर की बात कर रहे हो। रिकॉग्नाइज दैट देयर इज a 3 decibel drop in gain from mid band level when F is equal to F1। ये 11.6 अगर आप देखें तो उसमें गेन को शो किया गया डेसिबल फॉर्म। तो डेसिबल प्लॉट जो है उसमें एक्स एक्सिस में उसने फ्रीक्वेंसीज रखी है लॉग के स्केल में, और वाई एक्सिस में गेन रखा है।
तो 0 डेसिबल पे मैक्सिमम है 1, और F1 पे ये -3 रह जाता है। उसके बाद फिर -6, -9 और -12, इस तरह ये डिक्रीज करता रहेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 11.20 हमने F1 वाली बनाई है, 1/2πRC। तो कहता है कि गेन इक्वेशन को आप, अगर गेन इक्वेशन को आप इस तरह लिखें, V0/Vi, इसको R/R-JXC की फॉर्म में गेन है। जैसे आप लिखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, ये वही नेटवर्क है, वोल्टेज डिवाइडर। Vi इधर ले जाएं आप, R/R-JXC। जे आयोटा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये लिखा गया है। आयोटा जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल बुक्स में जे की फॉर्म में लिखा होता, तो आप इसके साथ लिख लेंगे क्योंकि ये वैसे भी चेंज होती रहती है। अब जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये फिर नहीं आएगा उसमें। अब 1/1 - J आर, आर जो इधर से कॉमन ले लिया नीचे से आपने, ऊपर कैंसिल हो गया, और एक्स ही होता है 1/ω/C, उसकी वैल्यू लिख दी, और ओमेगा होता है 2πf, वो भी वैल्यू लिख दी। तो फ्रीक्वेंसी, यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइंड अबव, तो आप ऐसे लिख सकते हैं गेन को 1/1 - J F1/F2, F1/F। ये जो 1/2πFRC है, इसमें 1/2πRC जो है वो F1 है, और जो F नीचे मौजूद है वो एज इट इज रहेगी। तो F1/F की फॉर्म में आपने लिख लिया। ये 11.20 इक्वेशन यूज होगी। अब अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें और फेज को अलहदा कर दें, कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फेज भी है उसी में ही और मैग्नीट्यूड भी है, तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 प्लस कर देंगे F1/F का स्केयर, जैसे हमने पहले XC² + R² किया था। तो 1² प्लस F1/F स्केयर। ये जो जे कैप ये था, ये अयोटा था, इसको हमने अलग एंगल के लिए लिख दिया, फेज के लिए, वो tan इनवर्स F1/F। तो tan इनवर्स F1/F फेज को रिप्रेजेंट करेगा, एंगल कितना है, और जो ये टर्म है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट। तो फेज लेस देन, नॉट लेस देन, बाय विच V0 लीड्स Vi। अब उसके लिए या इसके बाद फॉर मैग्नीट्यूड, जब F = F1, देखो हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की ही बात किए जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर है या लोअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर है, तो सारी डिस्कशन ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर हो रही है। कहता है अगर हमने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एसी की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दी है, तो गेन कितना हो जाएगा 1/, ये ऊपर इक्वेशन जो हमने बनाई है 11.21 या 11.22 जो है, उसमें जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, उसमें अगर आप लिख दें 1/1 प्लस F1 और F तो इक्वल हो गए, कैंसिल हो गए, 1 बचा, तो 1/2 स्क्वायर रूट, 0.707 बचा। तो ये 0.707 डेसिबल स्केल में -3 डेसिबल होता है। और उसके बाद लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना भी है गेन, एवी गेन जो है डेसिबल में, तो 20 लॉग, यही तरीका है। आगे जो भी वोल्टेज की वैल्यू है, गेन की वैल्यू 1/1 प्लस F1/F स्केल। अब इसको सॉल्व करना है, आप इस टर्म को ऊपर ले जाएं, तो पार -1/2 बनेगी, वो माइनस इधर नीचे ले आए, वो -20 कर दिया, फिर 1/2 भी नीचे ले आया, और जब 1/2 भी नीचे लाया, उसके बाद ये बच गया, ये बाहर वाला सॉल्व हो गया, -10 बचा, तो अंदर बचा 1 प्लस F1/F स्केयर। अब अप्रोक्सीमेशन आगे, फिर आगे कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी F1 से बहुत कम हो, यानी कि F बहुत कम होगी, तो F1/F का आंसर बहुत बड़ा आएगा। आप 1 को निगलेक्ट कर दें, ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब 1 ना लिखें, ये अप्रोक्सीमेशन होगी। और ये स्केयर था, पावर है तो पावर नीचे ले आएगा लॉग,
तो -20 log f1/f। तो गेन को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है जिस वक्त फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लेस देन f1। अब कहता है इग्नोरिंग द कंडीशन f इज वेरी वेरी लेस देन f, फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए आप इसको इग्नोर कर दें। तो जो प्लॉट इक्वेशन नंबर 11.23 है, फ्रीक्वेंसी लॉग स्केल विद शील्ड अ रिजल्ट ऑफ वेरी यूजफुल नेचर फॉर फ्यूचर डेसिबल प्लॉट्स। अगर अप्रोक्सीमेशन खत्म कर दें, आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, फ्रीक्वेंसी f1 के इक्वल हो, तो फिर f1/f की रेशो 1 आएगी। तो आप यहाँ 1 पुट करेंगे 11.23 में, तो -20 log 1 आएगा। तो आंसर 0 डेसिबल, log 1 0 होता है। फिर f फ्रीक्वेंसी हाफ ऑफ f1 हो, यानी कि और कम हो जाए, तो इनकी रेशो 2 आएगी। तो अगर आप लॉग लेंगे तो -6 ऑलमोस्ट डेसिबल में। अगर 1/4 होगी तो -12। तो अगर 1/10 होगी टाइम्स ऑफ f1 है, तो फिर f1/f10 बनेगा, log 10 1 होता है, तो -20 डेसिबल। तो आपके पास एक प्लॉट बनेगा। ये डायग्राम आपने जरूर तैयार करनी है। 11.12 यहां से ये उसने डेसिबल स्केल बनाया, ऊपर लीनियर स्केल इसका गेन का, और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लॉग स्केल है। और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू f1/4, f1/2, f1, ये f1 है, और 2f1, फिर 3f1, फिर 5f1, फिर 10f1, तो डिफरेंट वैल्यूज पर वो आपके लिए चेक करेगा। और कितनी कितनी वैल्यू आ रही है गेन की, -3 डेसिबल, -6 डेसिबल, -9, -12, -15, -18, -21 या -20, जो अभी हमने बनाया भी -20 1/10 पर। तो आप इनको मिला दें, -3 को f1 से, ये पॉइंट बन गया, -6 से f1/2, ऐसे ही फिर -12 से f1/4। तो आप ये एक डॉटेड जो लाइन है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करें, यहां से जैसे ये ब्लू लाइन इसने लगाई हुई f1 तक, यहां से फिर स्ट्रेट लाइन ड्रा की है -20 की तरफ, यहाँ पे 1/10 f1 है। तो यही बूड प्लॉट है, ये जो हमने ड्रा किया, ये 0 डेसिबल यहाँ पे कहीं, ठीक है। और ये चलती जाएगी f1 से स्ट्रेट लाइन तक, आप ड्रा कर दें, इन डॉटेड लाइन को टच करके गुजरेगी। तो ये आपके पास बूड प्लॉट है, यही डायग्राम, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। आगे फिर कुछ चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं। कहता है कि नोट करें आप दैट दिस रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द लॉग स्केल। वो स्ट्रेट लाइन जो हमने बनाई, सेम फिगर में स्ट्रेट लाइन इज आल्सो ड्रॉन फॉर कंडीशन ऑफ 0 डेसिबल के लिए भी स्ट्रेट लाइन है ये 0, ये अलोंग द f जा रही, जब f इज वेरी वेरी ग्रेटर देन f1। तो अर्लियर जो है वो स्ट्रेट लाइन वो एक्यूरेट है 0 डेसिबल के लिए, जब f इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन f1 है। तो इसके बाद व्हेन वी नो हाउएवर व्हेन f इज f1, तो -3 डेसिबल तक वो ड्रॉप हो जाएगा मिड लेवल। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। फिर जो इसने ग्रीन शेड में लिखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय अ फैक्टर ऑफ 2, फ्रीक्वेंसी में अगर 2 का चेंज आता है इक्वल टू 1 ऑक्टेव, उसको 1 ऑक्टेव कहते हैं, रिजल्ट्स इन अ 6 डेसिबल चेंज इन रेशो। तो 6 डेसिबल चेंज आएगा, बिल्कुल ठीक है। जब ये फ्रीक्वेंसी हाफ होगी 2 का चेंज, तो -6 आए, तो आपके प्लॉट में जो है 6 का चेंज आएगा। उसके बाद आप ये भी 10:1, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा आर्टिकल, उसमें ये डायग्राम बहुत अहम है, इसके लिए ये सारी कैलकुलेशन की गई है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है, तो लो फ्रीक्वेंसीज पर गेन किस तरह से चेंज होगा, तो गेन f1 पे कितना होगा, f1 के हाफ पे कितना होगा, f1 1/4 पर कितना होगा, तो 2f1 पर कितना होगा, ये सारी डिस्कशन इस टॉपिक में मौजूद है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार। अल्लाह हाफिज।